जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो है जी फर्स्ट चैप्टर से बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो बेटे सर्विस ऑफ मैनकाइंड का मतलब है कि बायोलॉजी का हम लोगों की ज़िंदगी में क्या रोल है, किस तरह जो है वो हम लोगों की हेल्प कर रही है बायोलॉजी। तो डिफरेंट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय बायोलॉजी आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का मतलब है बेटे बढ़ती हुई आबादी के साथ जो है वो खुराक की भी जो है वो नीड और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हमने उस नीड और उस डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है वो फूड की प्रोडक्शन को भी इन्हांस करना है। तो बायोलॉजी इस वे में हम लोगों की हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किस तरह हेल्प कर रही है फूड प्रोडक्शन वाला। पहले डिजीज़ कंट्रोल में बेटे हम कहेंगे कि हम जो है वो पेस्ट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट जो माइक्रोब्स हैं जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको किस तरह रोका जा सकता है। फिर उसके बाद थर्ड जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है बायोलॉजी जो हम लोगों की बुक में मेंशन है दैट इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। वन बाय वन हर एक टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तो हम जो है वो पहले टॉपिक की तरफ जो है वो बेटे मूव करते हैं। दैट इज़ what is food production and how it can be increased by using biology. So food production can be increased by किस तरह इंक्रीज की जा सकती है। जो हमारी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं या तो उनको इम्प्रूव कर लें, ठीक है जी। उनमें अगर इंसेक्ट्स या पेस्ट का जो है वो अटैक होने के लिए अटैक कर रहे हैं ये चीज़ें या वल्नरेबल हैं टू दीज टाइप ऑफ पैथोजेंस, तो हम इन वैरायटीज़ को इम्प्रूव करके हम बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रीडर जो हैं वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को आपस में जो है वो कंबाइन करके एक न्यू इन्हांस्ड और इम्प्रूव्ड वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड जो है वो हाई यील्ड प्रोड्यूस करनी मीन्स हम लोगों के एनुअली अगर देखा जाए तो चावल की काश्त इतनी हो रही है, बढ़ती आबादी के साथ हमें चावल की काश्त बहुत ज़्यादा चाहिए, तो बायोलॉजी इस वे में हम लोगों की हेल्प कर रही है। थर्ड जो है वो आ जाता है डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्रॉप है जिस पर इंसेक्ट्स के अटैक होने के चांसेस हैं, हम उसको रेजिस्टेंट बना देते हैं कि उस इंसेक्ट के अगेंस्ट। अब वो वाला इंसेक्ट जो कि उस प्लांट पर हमला कर रहा था या करेगा, क्योंकि हमने प्लांट को इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट बना दिया है, तो अब वो इस प्लांट पर इंसेक्ट के अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं फूड प्रोडक्शन को जो है वो हम इन्हांस कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम लोगों के पास आ जाती हैं कि टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जा सकती हैं कि जिसकी वजह से हम ये कि वैरायटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है या यील्ड को इन्हांस किया जा सकता है। तो ये मैंने आपके पास जो है वो दो डिफरेंट टेक्निक्स लिखी हैं। फर्स्ट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, फिर उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये दो टेक्निक्स हैं जो हम लोगों के टॉपिक में बुक के अकॉर्डिंगली जो हैं वो चल रहे हैं। तो टेक्निक्स जो बायोलॉजी के अंदर यूज़ हो रही हैं वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए या यील्ड को इन्हांस करने के लिए। तो सबसे पहली आती है बेटे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। व्हाट इज़ सिलेक्टिव ब्रीडिंग? नाम से जाहिर है कि ब्रीडर्स क्या करते हैं कि कोई सी भी दो वैरायटीज़ को सिलेक्ट करते हैं और उनको आपस में ब्रीड करवा के एक न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो गेन करते हैं। इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास कॉर्न भी प्रोड्यूस हुई हैं, वीट भी हैं, राइस प्रोड्यूस किए हमने अच्छी वैरायटीज़ के, लाइक गोल्डन राइस जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह यूज़ करके जो है वो हम ले रहे हैं। इसी तरह ये शीप की वैरायटीज़, चिकन वैरायटीज़, ये जो ब्रॉयलर्स वगैरह हैं वो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ब्रॉयलर मीट है ये इसी तरह ही सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू जो है वो हम गेन करते हैं। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब है ब्रीडर्स जब दो डिफरेंट वैरायटीज़ को आपस में कंबाइन करके थर्ड इम्प्रूव्ड और अच्छी वैरायटीज़ को जो है वो हासिल कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सेकेंड नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेटे जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम से ही जाहिर है जेनेटिक जीन से निकला है, जेनेटिक मटेरियल से निकला है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजिकली मेथड यूज़ करने। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन्स के साथ या जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? ताकि हम अच्छी और बेहतर वैरायटी हासिल कर सकें। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जेनेटिक इंजीनियरिंग के नतीजा में जो हम ऑर्गेनिज्म हासिल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक यहाँ मैंने लिखा है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और मैंने ब्रैकेट में लिखा है टू गेट डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन प्लांट्स या फिर एनिमल्स हो सकते हैं। मैं एक और बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दूंगी आपके पास। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर कुछ इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद होते हैं। हम वो जीन लेते हैं, हम प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब जिस प्लांट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं वो हम लोगों के पास कौन सा प्लांट हो गया? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्यों कहा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म? बिकॉज वी हैव एन एक्सटर्नल डीएनए। हम कोई फॉरेन डीएनए जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है
तो इस वजह से उसको क्या बोल दिया, ट्रांसजेनिक प्लांट। इसी तरह ही ट्रांसजेनिक एनिमल हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इनको शॉर्टली जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। उसके बाद जी बेटे नेक्स्ट, जिस तरह मैंने प्लांट का कहा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं, इसी तरह ही ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की है कि हैव फॉरेन डीएनए। और ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की मैंने बात की है, इनके पास फॉरेन डीएनए होता है, इस वजह से इनको जीएमओ भी समटाइम बोले जाते हैं। आप अगर किसी सुपरमार्केट में जाएं बेटे, वहाँ पे दो तरह के जो हैं वो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक प्रोडक्ट पर लिखा होता है जीएमओ और एक जो होती है वो आपके पास नॉन जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है यही जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के नतीजे में बनी है, यानी कि ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है, या सिंपली हम कह सकते हैं यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो प्रोडक्ट हमने ली है। सो वो वाले प्लांट या वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद होता है, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब ये किन दो तरीकों से जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, या मैं ये यहाँ पे कहूँ कि आपके पास जो है वो यील्ड किस तरह इन्हांस की जा सकती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, या ऑर्गन्स। आजकल जो कल्चरिंग पर जो है वो फोकस किया जा रहा है वो है टिश्यू कल्चरिंग, जो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले जो है बेटे हम क्लोनिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग है जी प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जी आपकी बुक में मेंशन होगा कि जी डोली शिप जो है वो सबसे पहले क्लोनिंग के नतीजा में जो है वो हमने हासिल की है। डोली शिप बिल्कुल उसका जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल पार्टनर जो है वो पैदा किया सबसे पहले साइंटिस्ट ने। उसके बाद अब बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं वो क्लोनिंग के नतीजे में हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही बेटे हम कह लें कि मैंने इंसुलिन का जीन लिया और इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अब जितनी भी इंसुलिन की सेम प्रोडक्ट मुझे मिली हैं, दैट आर ऑल क्लोन्ड कॉपी। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोन्ड कॉपी। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के नतीजे में ये क्लोन या कॉपीज हासिल की जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। और ये कौन सा मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, यानी कि सेम जेनेटिक मटेरियल उस वाले में भी होगा जो हमने क्लोनिंग के नतीजे में प्रोड्यूस करवाया है। कल्चरिंग क्या है बेटे, हम किसी भी प्लांट का टिश्यू लेकर, सेल लेकर, ऑर्गन लेके उसे कंप्लीट प्लांट तैयार कर लेना, दैट इज टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक। ये इन विट्रो करवाया जाता है, मींस लेबोरेटरी के अंदर हम किसी भी प्लांट का लीफी पार्ट, शूट पार्ट या रूट पार्ट लेके उससे पूरा प्लांट जो है वो ग्रो करवा लेते हैं बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट न्यूट्रिटिव मीडियम, रेगुलेटर्स प्रोवाइड करके हम पूरा प्लांट ग्रो करवाते हैं। सो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन ऑन स्पेशल फार्मूलेटेड न्यूट्रिएंट मीडिया, ऐसा मीडिया जिस पर जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, उस एक पार्ट को पूरे प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो तरीके यूज़ होते हैं। क्लोनिंग से प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस करवाई जा सकती है, प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर जो है वो टिश्यू कल्चरिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर टिश्यू कल्चरिंग मेथड हमने प्लांट्स के अंदर इसलिए लिखा कि मोस्ट कॉमनली प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है और इससे बहुत सारी प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटे, हमने अभी जो पढ़ा कि पहला जो है वो हम लोग के पास इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑफ पेस्ट। पेस्ट क्या है यहाँ पे, पेस्ट का बेटे मतलब होता है कि कोई भी पैथोजेनिक एंटिटी, कोई भी पैथोजेनिक चीज़ जो प्लांट को नुकसान पहुँचाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। हमने इस पेस्ट से जो है वो छुटकारा हासिल करना है। तो इन पेस्ट से, ये पेस्ट में इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है जी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई और हो सकता है, फॉर एग्जांपल फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो हम इन पेस्ट से जो है वो प्लांट को बचाना चाह रहे हैं। सो पैथोजेनिक इंसेक्ट और फंजाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल मेथड। इसमें जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि पहले जो है वो यूज़ किए जाते थे जी केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आपके पास जैसे फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते थे, बट इनका हमें नुकसान है। इनका हमें नुकसान क्या है, ये मैंने डिफरेंट डिसएडवांटेजेस लिखे हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल्स कैन बी यूज टू कंट्रोल पेस्ट बट दीज हैव डिसएडवांटेजेस। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, पहला जी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। ये ना सिर्फ टॉक्सिसिटी जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, बर्ड्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि हम ह्यूमन भी अगर जो है वो कंटेमिनेशन की वजह से अगर ये वाला वेजिटेबल या फ्रूट इंगल्फ कर लिया तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन्स जो हैं वो हमने भी इंगल्फ किए। सो इन दिस वे इट कॉज टॉक्सिसिटी। सेकेंड नंबर पर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। बेटे जितने भी केमिकल्स हैं चूँकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ लिखी कि दीज आल्सो कॉज पोल्यूशन।
उसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो डिसएडवांटेज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है कि जी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है किन के अंदर, ये इंसेक्ट्स के अंदर या ये माइक्रोब्स के अंदर जिनके ख़िलाफ़ हमने ये स्प्रेज यूज़ की थी। अब आपने देखा होगा बहुत सारी स्प्रे जो है वो जब पुराने वक्तों में हम यूज़ करते थे उस वक्त इंसेक्ट या फंजाई वगैरह उनकी डेथ हो जाती थी, बट अब उनको किल करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इन माइक्रोब्स ने जो है वो इंसेक्ट्स के इन स्प्रेज के यानी कि केमिकल जो हमने यूज़ किए इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लिए। तो इन डिसएडवांटेजेस की वजह से हम इन केमिकल्स को जो है वो या केमिकल मेथड को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो मेथड मैंने लिखे कि केमिकल कंट्रोल को ख़त्म करके बायोलॉजिकल कंट्रोल पर हम क्यों आ गए हैं। अब उसके बाद जी बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है बेटे, नाम से जाहिर है बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसका मतलब है कोई लाइफ एंटिटी या कोई लाइव एंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्ट को बचा रहे हैं, ठीक है, हम अपने प्लांट्स को बचा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है जी, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं, वास्प जो है फॉर एग्जांपल, एम्फिड जो है वो वॉलनट्स को जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है, अखरोट को। तो एम्फिड एक पेस्ट है, एक माइक्रोब है जो उस चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। वास्प एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक लाइव एंटिटी है, हम इसको यूज़ करते हुए जो है वो एम्फिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं वॉलनट ट्रीज पर। तो इन दिस वे जो है वो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल से जो है वो हम पेस्ट से बच सकते हैं या बचा सकते हैं। उसके बाद जी बेटे नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। हमने कहा जी कि कुछ बैक्टीरिया को भी यूज़ कर सकते हैं पेस्ट के अगेंस्ट। तो इस तरह के बैक्टीरिया को या इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पेस्ट किलर लाइफ एंटिटी इज नोन एज बायोपेस्टिसाइड्स। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आ जाता है कि डिजीज़ कंट्रोल, क्योंकि हम पेस्ट कंट्रोल को पढ़े हैं तो इसी के अंदर एक टेक्नोलॉजी आती है विच इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट बेटे ये अवेयरनेस है, हमने लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करनी है कि जी ये वाला जो पेस्ट है इस क्रॉप को इस वे से नुकसान पहुंचा रहा है। सो यूज़ ऑफ पॉसिबल अप्रोचेज टू कंट्रोल अ डिजीज़ इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इसमें जो है वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बच्चे आपके सामने मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी अवेयरनेस और सेमिनार्स। हम जो हैं वो सेमिनार्स वगैरह या जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह लें कि अवेयरनेस स्कीम्स लगाकर जो हैं वो इन पेस्ट के अगेंस्ट लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करना इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड है, दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चे के हम लोगों के पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स क्या हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स, हाइड्रो नाम से जाहिर है कोई पानी को यूज़ करते हुए जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट हासिल कर रहे हैं। अब मैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को डिस्क्राइब करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि बेटे हम लोगों के पास जो सोइल है हमें नहीं पता कि किस प्लांट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट मोस्ट एसेंशियल है, या हम सोइल के अंदर ये तजर्बा नहीं कर सकते कि जी कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कितनी अमाउंट में प्लांट के लिए रिक्वायर है। हम इस चीज़ को स्पेसिफिकली चेक करने के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अगर हमने इन विट्रो या लेबोरेटरी के अंदर हमने यही चीज़ अगर चेक कर ली कि इस प्लांट के लिए ये न्यूट्रिएंट बड़ा फ़ायदेमंद है, तो हम उस प्लांट की जो प्रोडक्शन है उसको बड़ा अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक वी डिटेक्ट इन दिस टेक्निक दैट विच डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को कौन से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चाहिए, इसके लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें किया जाता है जी प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर, यानी कि पौधों को जो है ऐसे पानी में ग्रो किया जाता है जो कि एरेटेड वाटर है। अब जी यहाँ पे वर्ड एक नया यूज़ हुआ है कि एरेटेड वाटर क्या है, ठीक है जी। एरेटेड वाटर वो वाला पानी है जिसमें हम एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि एयर ऐड करवाते हैं, या मैं इसकी एक और डेफिनेशन कहूँ कि इसमें इस ऐसे पानी में से हम सल्फर्स कंपाउंड को जो है वो रिमूव करवा देते हैं, तो ताकि जो है वो प्लांट को बड़े अच्छे वे से जो है वो ग्रो करवाया जा सके। तो इस पानी को जो है इसको एरेटेड वाटर भी बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं, दोनों अल्टरनेटिवली जो हैं वो नेम जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसके आगे बेटे डेफिनेशन भी आपकी आसानी के लिए लिख दी है, वाटर टू विच एयर इज़ एडेड या रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है जी। और इसमें होता क्या, इस पानी में कंटेन मिनरल सॉल्ट्स। अब आपकी बुक में एक टर्म यूज़ हुई होगी कि ये अभी मेथड जो है वो इतना इन नहीं है
दूसरी चीज़ जो है वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि खला में जो हैं वो प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। बट फिर भी अगेन हम लोग की बुक में मेंशन है कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज़ नॉट इन फैशन या इन मेथड, यानी कि अभी इसको जो है वो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट फोकस्ड मेथड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे हम लोग के पास लास्ट जो हमने कहा था जी, फूड प्रोडक्शन के अंदर फूड को प्रिजर्व करवाना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमने फूड को जो है वो उसकी प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ करना है। सेकंड नंबर पर जो फूड हम लोगों के पास अवेलेबल हमने उसको बचाना भी है, प्रिजर्व भी करवाना है, महफूज भी करना है। तो ये जो चीज़ है वो आ जाती है हम लोग के पास फूड प्रोडक्शन के अंदर, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर। अब जी फूड प्रिजर्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है जी कि टू स्टोर फूड फॉर लॉन्ग टाइम, हमने एक लंबे अरसे के लिए खुराक को महफूज रखना है। फॉर एग्जांपल बेटे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि टोमेटोज़ की शेल्फ लाइफ बड़ी कम है, टोमेटोज़ बड़ी जल्दी जो है गल सड़ जाते हैं। बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करके हम उनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करवा सकते हैं, एक चीज़। सेकंड नंबर पर टू अवॉइड दिस स्पॉयलेज, ये जिस तरह मैंने टमाटर की एग्जांपल दी, इसी तरह जो है ये गलने सड़ने के चांस है। हमने इसके स्पॉयलेज और लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए जो है वो फूड प्रिजर्वेशन करवा रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है वो हमने ऐसी फूड प्रोडक्ट्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करवाना है, तो उसके लिए जो है वो हम फूड को स्टोर करवाने की ज़रूरत होती है। तो ये तीन चीज़ें हैं कि वाई वी प्रिजर्व फूड। तो आपने कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लॉन्ग टाइम, टू अवॉइड इट्स स्पॉयलेज, टू ट्रांसपोर्ट इट एट लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, इसमें आपके पास बुक में बेटे मेंशन होगा कि फॉर एग्जांपल पास्चराइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। पास्चराइजेशन क्या है? लुइस पास्चर साइंटिस्ट था जिसने पास्चराइजेशन एक टेक्निक डेवलप की। इसमें क्या कर सकते हैं बेटे, हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हुए मिल्क या मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है जी, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रिजर्व करवा सकते हैं। इसी तरह ही बेटे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए कुछ अदर टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग, आपने फ्रोज़न प्रोडक्ट्स यूज़ की भी होंगी और पता भी होगा कि हम फ्रीज़ करके जो है वो चीज़ों को, फूड को जो है वो बचा सकते हैं। स्टीरलाइजेशन बेटे फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, कि स्टीरलाइजेशन क्या होती है। ठीक है जी, ये आपने बेटे सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ना है। स्टीरलाइजेशन, किसी भी चीज़ को स्टीरलाइज महफूज करने के लिए डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट स्प्रेज यूज़ हो रही हैं, या फिर इसको ड्राई किया जाता है। ड्राई के लिए जो है वेरिएबल टेम्परेचर जो है वो यूज़ करके फूड को जो है वो महफूज किया जाता है। तो ये हम लोगों के पास होगी वो वाली टेक्निक्स जिनके थ्रू जो है वो हम फूड को प्रिजर्व करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अगर किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो बेटे आप कॉमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया।